हेलो स्टूडेंट्स, बाइनोमियल थ्योरम का जो हमने जनरल टर्म और उसकी प्रॉपर्टीज की थी उसी के बिहाफ पे चले कुछ और एक एग्जांपल्स हम ले रहे हैं। अब ये एक्सपेंशन हमें दिया हुआ और हमें कहा गया इसमें नंबर ऑफ रैशनल टर्म फाइंड आउट करने के लिए। तो कितने इसमें रैशनल टर्म्स होंगे इसको पता करने के लिए देखिए, ये जो एक्सपेंशन है हमारे पास, अगर मैं इसको लिखूं तो लिखूंगा r फ्रॉम 0 to 100 n सी आर। n की वैल्यू यहाँ पर 100 है तो 100 सी आर x विच इज √3 और पावर होगी उसकी 1/2 तो पहले थी, ऊपर पावर आ जाएगी 100 माइनस आर। y विच इज क्यूब रूट ऑफ 5 पावर 1/3 और ऊपर आ जाएगी पावर r। तो यहाँ पे ये जो है इसकी यह जनरल टर्म टी आर प्लस वन, जो सिंप्लीफाई करके मैं लिख सकता हूँ 100 सी आर 3 की पावर 100 माइनस आर बाई 2 एंड 5 पावर r बाई 3। अब हमें पता करना है कि इसमें कितनी रैशनल टर्म्स होंगी। तो देखिए, जो जर्नल टर्म हमें दिखाई दे रही है इसमें पता है ये जो 100 सी आर है, एन सी आर की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव इंटीजर आती है। तो ये जो वैल्यू है हमारे पास, ये तो हमें पता है कि रैशनल है। बाकी रहेगी बात इन दोनों की। तो यहाँ पे हमें ये देखना होगा कि हम आर की वैल्यू कैसे लें जिससे ये जो टर्म है वो हमारी रैशनल बने। तो देखिए, टी आर प्लस वन जो है हमारी है, टी आर प्लस वन लिखना था, यहाँ पे टी आर लिखा है, इसको मैं थोड़ा सही कर देता हूँ। ये हमारा जर्नल टर्म यानी टी आर प्लस वन का फॉर्मूला था। तो ये जो जर्नल टर्म है हमारी टी आर प्लस वन, ये रैशनल कब होगी? विल बी रैशनल इफ एंड ओनली इफ। ये रैशनल होने के लिए क्या चाहिए? ये जो 3 की पावर है 100 माइनस आर बाई 2 और ये जो 5 की पावर है आर बाई 3, ये कैसी होनी चाहिए? इंटीजर। ये दोनों वैल्यूज अगर हमारी जो पावर में है वो इंटीजर आ जाएंगी तो ये दोनों टर्म भी हमारे यहाँ पे ये रैशनल बन जाएंगी। तो पूरी की पूरी टर्म रैशनल होगी। तो हमें देखना है कि ये जो 100 माइनस आर बाई 2 ये इंटीजर कब होगा और आर बाई 3 भी जो है वो इंटीजर कब होगा। 100 माइनस आर बाई 2 का मतलब आप इसको अलग अलग डिवाइड करके लिख सकते हो 50 माइनस आर बाई 2। ठीक है, ये इंटीजर कब होगा ये सोचना है तो बहुत ही सिंपल सी बात है। 50 तो इंटीजर है ही, अगर ये r बाई 2 भी हमारा इंटीजर हो गया तो हमारे ये टर्म जो 100 माइनस आर बाई 2 है ये इंटीजर बन जाएगी। अब इसमें देखिए, जो r है उसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई कर रही है। r की वैल्यू लाई करती है 0 से लेके n के बीच में, n का मतलब 100। r अगर 0 से 100 के बीच में लाई कर रहा है और हम चाहते हैं कि ये r बाई 2 इंटीजर बने, तो ये तभी पॉसिबल है जब r की वैल्यू हम 0 2 4 6 यानी कि इवन वैल्यू ले लें अप टू 100 तक। अगर ये r की वैल्यू 0 2 4 6 अप टू 100 तक यानी कोई भी वन वैल्यू इसमें से आएगी r की, तो ये जो 3 की पावर है वो इंटीजर बन जाएगी। तो ये टर्म जो है 3 पावर 100 माइनस आर बाई 2 ये हमें रैशनल मिलेगा। दूसरी बात, ये जो r बाई 3 है ये रैशनल सॉरी ये इंटीजर कब बनेगा? तो ये साफ दिखाई दे रहा है r बाई 3 है जो इंटीजर तभी बनेगा जब r की वैल्यू मल्टीपल ऑफ 3 होगी, यानी कि 0 3 6 9 12 इस तरह से, और लास्ट में 96। 100 से पहले जो मल्टीपल ऑफ 3 है, सॉरी 99 नॉट 96, वो आएगा 99। तो r की वैल्यू अगर इनमें से कोई होती है तो इसका मतलब ये दूसरे वाले पावर जो है 5 की पावर r बाई 3 वो भी इंटीजर बन जाएगी। अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर इन दोनों को इंटीजर बनाना है। तो इसका मतलब हम r की वही वैल्यू ले सकते हैं जो इन दोनों में कॉमन हो। तो देखिए, इन दोनों में कॉमन कौन कौन सी वैल्यू आएंगी। फर्स्ट रो में 3 के मल्टीपल लिखे हुए हैं, सेकंड वाले में सॉरी फर्स्ट रो में 2 के मल्टीपल हैं ये, और ये है 3 के मल्टीपल। और कॉमन मल्टीपल का मतलब ऐसे नंबर जो 2 और 3 दोनों के मल्टीपल हो, मतलब 6 के मल्टीपल। तो इसका मतलब मैं दोनों को कंबाइन करके ये लिख सकता हूँ कि जो हमारा 100 माइनस आर बाई 2 एंड r बाई 3, ये दोनों की दोनों वैल्यूज इंटीजर होंगी अगर r की वैल्यू कौन सी ले हम,
इन दोनों में कॉमन आ रहा था 0, 6, 12। ये देखिए फर्स्ट और सेकंड दोनों सीरीज में कॉमन जो आर की वैल्यूज हैं, मल्टीपल ऑफ 6 वाली वैल्यू 6 इसमें भी आएगा, 12 इसमें भी आएगा आगे चल के, और इसमें भी आएगा। तो मल्टीपल ऑफ 6 वाली टर्म इसमें आ रही है, और लास्ट में दोनों में कॉमन टर्म जो आ रही है वो मल्टीपल ऑफ 6, मतलब इसमें भी आएगी 96, इसमें भी आएगी 96, क्योंकि आई 96 2 और 3 दोनों का मल्टीपल है। तो ये हमारे पास अप टू 96 ये आर की पॉसिबल वैल्यूज हैं, जिसके लिए ये दोनों जो पावर थी हमारी जर्नल टर्म में 3 और 5 की, ये इंटीजर बनेंगी। अब बस अपने को इसको काउंट करना है। वैसे तो आप इसको सीधा सीधा भी काउंट कर सकते हैं, 0, 6, 12 इस तरह से ये 17 टर्म्स आएंगे, मगर इसको यहाँ पे तो कम है तो आसानी से चलो गिना जा सकता है। अगर ये थोड़ा बड़ा नंबर होता तो किस तरह से गिना जाएगा? देखिए ये जो आपको आर की वैल्यूज दिखाई दे रही है ये एपी में दिखाई दे रही है। 0, 6, 12 ये एपी है। जिस एपी में फर्स्ट टर्म है 0 और जो कॉमन रेशियो है, सॉरी कॉमन डिफरेंस है हमारा, वो है 6, और इसमें nth टर्म यानी कि लास्ट टर्म वो हमें दिखाई दे रही है 96। तो अगर मैं इसमें n की वैल्यू पता करना चाहूँ तो nth टर्म का फार्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू टी एपी में। तो अगर हम इसका यूज करें तो a 0 है हमारा, n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू है 6। तो 6 को यहाँ ला के डिवाइड करेंगे तो n माइनस 1 की वैल्यू हमें मिल जाएगी 16। तो n इज इक्वल टू 17। तो देखिए n की वैल्यू 17 आने का मतलब ये नंबर ऑफ जो वैल्यूज है r की वो 17 है। तो हमारी जो जर्नल टर्म थी टी आर प्लस 1 जो हमने एक्सपेंशन लिखा था, उससे जो जर्नल टर्म आ रही थी वो थी 100 सी आर 3 की पावर 100 माइनस आर बाय 2 एंड 5 पावर आर बाय 3। इन आर की वैल्यूज के लिए 0, 6, 12 अप टू 96 ये टोटल 17 टर्म्स है, 17 आर की वैल्यूज है। तो इन 17 आर की वैल्यूज को यहाँ पे रखने पर जो हमें टर्म की वैल्यू मिलेगी वो रैशनल आएगी। तो इसका मतलब अगर हमें नंबर ऑफ रैशनल टर्म्स पूछा है, नंबर ऑफ रैशनल टर्म्स, तो हमारा आंसर होगा 17। अगर इसी में हमें नंबर ऑफ इररेशनल टर्म पूछ लिया जाए तो वो भी हम आसानी से बता सकते हैं। नंबर ऑफ इररेशनल टर्म कितनी होगी? ये जो एक्सपेंशन था हमारा 3 पावर 1 बाय 2 प्लस 5 पावर 1 बाय 3 पावर था 100। तो पावर 100 होने का मतलब यहाँ पे टोटल टर्म्स इस एक्सपेंशन में होनी चाहिए 101, जिसमें से 17 टर्म्स तो रैशनल है, बाकी जो बच गई 84 टर्म्स वो होंगी इररेशनल। तो इस तरह से हम नंबर ऑफ रैशनल एंड नंबर ऑफ इररेशनल टर्म बता सकते हैं। तो इस टाइप का एग्जांपल को करने का ये मेथड होगा। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल में चलते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल में देखिए हमें दिया हुआ है कि एक्सपेंशन है हमारा x प्लस वाई पावर n, और इसकी सेकंड, थर्ड और फोर्थ टर्म ये हमें दे रखी है 240, 720 एंड 180, और हमें फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है n, x एंड y। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, ये थोड़ा बोर्ड के टाइप का एग्जांपल है, इसको मेंस एडवांस में तो कम पूछा जाता है, मगर स्कूल एग्जामिनेशन में इस टाइप के एग्जांपल आपको मिल जाते हैं। इसमें कुछ खास नहीं है, सिर्फ अपने को एक्स वाई और एन ढूंढना है। तो एक्स वाई और एन के अंदर 3 इक्वेशन बनानी है, तो वो 3 इक्वेशन कैसे बनेंगी वो सोचना है बस। हमारा एक्सपेंशन है एक्स प्लस वाई पावर एन। अगर हम इसकी जर्नल टर्म लिखें इस एक्सपेंशन की टी आर प्लस 1, वो होनी चाहिए एन सी आर एक्स पावर एन माइनस आर वाई पावर आर। अब इसका यूज करें तो हम सेकंड, थर्ड और फोर्थ टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं। सेकंड टर्म होनी चाहिए एन की वैल्यू 1 रखने पर एन सी 1 एक्स पावर एन माइनस 1 एंड वाई। इसी तरह से थर्ड टर्म होनी चाहिए आर की वैल्यू 2 रखने पर एन सी 2 एक्स पावर एन माइनस 2 एंड वाई स्क्वायर। और फोर्थ टर्म इस एक्सपेंशन में आनी चाहिए हमारी एन सी 3 एक्स पावर एन माइनस 3 वाई क्यूब। और इनकी वैल्यू हमें गिवन है 240, 720 एंड 1080। तो बस हमें एक्स वाई और एन तीन वैल्यूज ढूंढने के लिए 3 इक्वेशन की जरूरत थी, वो हमें दे रखी है सीधा सीधा। बस आपको इनको सॉल्व करना है और कुछ भी नहीं एग्जाम्पल में।
तो सॉल्व करने के लिए थोड़ा प्रॉपर्टीज का जरूर आप यूज कर सकते हो जो एनसीआर की आपको बताएंगे। तो उसका यूज करने के लिए देखिए, अगर यहाँ पे मैं T3/T2 लिखूं तो ये आना चाहिए NC2 x⁻n-2 y स्क्वायर अपॉन नीचे NC1 x⁻n-1 एंड y, और इसका रेशो हमें मिलेगा 720/240। अब यहाँ पे देखिए जो लेफ्ट साइड है इसमें हम एक प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं जो हमने पढ़ी थी बाइनोमियल कोफिशिएंट के। वैसे तो आप इसको खोल के भी करना चाहें तो कर सकते हैं, और अगर प्रॉपर्टी यूज करना चाहे तो ये प्रॉपर्टी भी यूज की जा सकती है। प्रॉपर्टी लिखने के लिए जगह मैंने थोड़ा सा छोटी कर दी है, इसको बढ़ा देता हूँ। हमारी प्रॉपर्टी थी एक NCR अपॉन NCR-1 इज इक्वल टू n+1 - r, या n-r+1 एक ही बात है, अपॉन r। आप इसका डायरेक्ट भी यूज कर सकते हो, अगर नहीं यूज करना है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। NC2 का फॉर्मूला आप इसको एक्सपेंशन से लिख सकते हो, n इंटू n-1/2 होता है, और NC1 की वैल्यू जो यहाँ नीचे दिखाई दे रहा है इसकी वैल्यू होती है n। अब यहाँ पे x⁻n-2 पर है, नीचे x की पावर n-1 है, तो नीचे x की पावर एक ज्यादा है तो x मिलेगा, और ऊपर y। और यहाँ पे अगर कैंसिल हम करें तो ये हमें 24/72 से सीधा सीधा कैंसिल होकर 3 मिल रहा है। अब हमें देखिए यहाँ पर एक रिलेशन मिल रहा है n-1 इंटू y/x इज इक्वल टू 6। तो देखिए एक रिलेशन हमें यहाँ पे ये मिला। अब इसी तरह से हम क्या कर रहे हैं, एक और रिलेशन बनाने की कोशिश करेंगे। पहले मैंने इन दोनों का रेशो लिया था, अब मैं T4 और T3 का रेशो ले लेता हूँ। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। T4/T3, T4 था हमारा NC3 x⁻n-3 y³, और नीचे है हमारे पास NC2 x⁻n-2 y², और वैल्यू है हमारी 1080/720। इसमें भी चाहो तो आपको प्रॉपर्टी जो आपको बताई थी उसे यूज कर लो, या NC3 को सीधा भी खोल के लिखना चाहें तो n इंटू n-1 n-2/3 ये इसकी वैल्यू होती है। और इसी तरह से NC2 को खोल के लिखना चाहें तो n इंटू n-1/2 ये इसकी वैल्यू होती है। और यहाँ पर भाई सेम चीज y/x साथ में और मिलेगा, ऊपर y की पावर 3 है और नीचे है हमारे पास x की पावर, सॉरी ऊपर y की पावर 3 और नीचे y की पावर 2, तो y ऊपर बचेगा। सिमिलरली x की पावर 1 नीचे मिलेगा। यहाँ पे देखिए कुछ सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं, तो इसको कैंसिल करें तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, मेरे ख्याल में 3/2 आ जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे भी थोड़ा कैंसिल आउट करना चाहें तो देखिए n और n-1 ये दोनों टर्म्स कैंसिल आउट हो रही हैं। इस 3 फैक्टोरियल को अगर आप खोल के लिख दे 3 इंटू 2 इंटू 1, तो ये 2 भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए हमें क्या मिल रहा है, n-2 इंटू y/x इज इक्वल टू, इस 3 को मैं ऊपर ले जाके मल्टीप्लाई कर देता हूँ, देखिए 9/2। ये हमें एक और रिलेशन x, y और n में मिल गया है। ठीक है। हमारा एक रिलेशन अभी हमने देखा था वो क्या आया था, देखिए प्रीवियस पेज पे, n-1 y/x इज इक्वल टू 6, n-1 y/x इज इक्वल टू 6। तो यहाँ से अगर हम देखें दोनों रिलेशन में, हम अगर डिवाइड कर दें इन दोनों को तो हमारा n सॉरी y/x जो है वो कैंसिल आउट हो सकता है। अगर मैं इन दोनों का रेशो ले लूं, दोनों को डिवाइड कर दूं, तो मुझे क्या मिलेगा, n-2/n इज इक्वल टू 9/2 को डिवाइड किया है हमने 6 से, तो यहाँ से कुछ कैंसिल वगैरह कर दे तो 2 और यहाँ पे 3, तो ये 3/4 मिल रहा है। यहाँ पे नीचे n-1 था। अगर अब देखिए आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिल जाएगा 4n-8 इज इक्वल टू 3n-3। सिंप्लीफाई कीजिए, n की वैल्यू आ रही है 5, तो देखो हमें n मिल गया है 5।
अब अगर n की वैल्यू हमें मिल गई है तो अब हम फाइंड आउट करना चाहेंगे x और y की वैल्यू भी। तो उसके लिए देखिए क्या कर सकते हैं, x और y की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए अगर ये जो वैल्यू है हमारे पास 5 n की, अगर आप इन दोनों इक्वेशन में रखें तो देखिए हमें क्या मिलेगा। यहाँ पे n की वैल्यू 5 रखने पर पहली इक्वेशन जो हमारे पास थी वो थी n-1 इंटू वाई बाई एक्स इज इक्वल टू 6। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी। अगर इसमें मैं यहाँ पे वैल्यू रख दूं, सॉरी, यहाँ पर हमने जो n की वैल्यू फाइंड आउट की है यहाँ पे रख दे 5, तो हमें मिलेगा 4 इंटू वाई बाई एक्स इज इक्वल टू 6। सिंप्लीफाई करके देखिए हमें मिल रहा है 2y इज इक्वल टू 3x। ये हमें y और x में एक रिलेशन मिल रहा है। दूसरी इक्वेशन थी हमारे पास n-2 इंटू वाई बाई एक्स इज इक्वल टू 9/2। ये हमारे पास दूसरी इक्वेशन थी। अगर इसमें हम यहाँ पे n की वैल्यू रख दे 5 तो हमें मिलेगा यहाँ पे 3y बाई एक्स इज इक्वल टू 9/2। मगर इससे हमें वही सेम रिलेशन मिलेगा। अगर हम इसको कैंसिल आउट करें देखिए 3, तो वही सेम रिलेशन 2y इज इक्वल टू 3x, ये हमें सेम ही रिलेशन मिल रहा है। तो इससे हमें कोई बेनिफिट नहीं हो रहा इन दोनों रिलेशन से। तो क्या करना चाहिए, क्योंकि हमें अगर x और y की वैल्यू ढूंढनी है तो इसमें हमें एक और रिलेशन चाहिए। उसके लिए देखिए अगर हम वापस चले यहाँ पे हमारी जो स्टार्टिंग में जो हमने इक्वेशंस बनाई थी इन्हीं को यूज कर ले। अगर मैं यहाँ से फर्स्ट टर्म ले लेता हूँ, फर्स्ट टर्म थी मेरे पास nc1 x पावर n-1 इंटू वाई, ये थी 240। अगर मैं इसका यूज करूं, एंड हमारी जो फर्स्ट सॉरी सेकंड टर्म दे रखी थी इसने nc1 x पावर n-1 इंटू वाई इज इक्वल टू 240। तो यहाँ पर हमें अब देखिए n की वैल्यू मिल गई है, वो रख सकते हैं। n की वैल्यू है हमारे पास 5, तो 5c1, ये 5c1 मिलेगा जिसकी वैल्यू 5 लिख दी है मैंने। x पावर n-1 दैट इज 4 इंटू वाई इज इक्वल टू है हमारा 240। अब देखिए यहाँ से मैं y को खत्म करना चाहूँ, देखो 5 तो इधर यहाँ पे लाके डिवाइड हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू यहाँ पे डिवाइड करने पर हमें मिल रही है 4 और 5 सॉरी 48। अब अगर मैं y की वैल्यू यहाँ पे रखना चाहूँ तो y हमारे पास है 3x/2। अगर हम यहाँ पे y की वैल्यू 3x/2 इस जगह पे रख दें तो हमें मिल जाएगा 3x पावर 5/2 इज इक्वल टू 240 सॉरी 48। जिससे सिंप्लीफाई करके देखिए हमें मिल रहा है x पावर 5 इज इक्वल टू 32। x पावर 5 इज इक्वल टू 32। इट मीन्स हमें x की वैल्यू यहाँ मिल रही है 2। तो देखिए x की वैल्यू भी मिल गई और हमारा y इज इक्वल टू 3x/2 था, यहाँ पे रखने पर हमें y की वैल्यू भी मिल जाएगी 3। तो देखिए x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 3 और n की वैल्यू 5। तो ये सभी वैल्यूज हमने फाइंड आउट कर ली है इस रिलेशन को यूज करके। तो बस थोड़ा लेंथी था क्योंकि बोर्ड टाइप का क्वेश्चन है, थोड़ा इसी तरह का होता है। ठीक है, इसमें जो हमारे पास मेन जो काम था कि हमें 3 रिलेशन दे दिए थे इसने सेकंड, थर्ड और फोर्थ टर्म से एक्स वाई और एन में। बस उन 3 रिलेशन का थोड़ा सही तरीके से यूज करके आपको एक्स वाई और एन 3 वेरिएबल्स की वैल्यू ढूंढनी थी। वो हम इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन जनरली बोर्ड में ही देखे जाते हैं, स्टेट बोर्ड एग्जामिनेशन या स्कूल एग्जामिनेशन में। ऐसे एग्जाम्पल मेंस में या एडवांस में कम आते हैं क्योंकि ऐसे क्वेश्चन कैलकुलेशन बेस होते हैं, थोड़ा समय लगता है। मिल भी सकते हैं, ऐसा नहीं कि कभी नहीं मिलेंगे, मिलने को कोई ऐसा नहीं है कि बिल्कुल इस पे क्रॉस है कि नहीं मिल पाएगा, मगर चांसेस कम रहते हैं इस टाइप के एग्जाम्पल के। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं हम। इसमें ये भी सिंपल सा एग्जाम्पल है। यहाँ पे ये हमें दिया हुआ है कि 1+x⁻2n हमें प्रूव करना है इस केस में कि 1+x⁻2n की जो मिडल टर्म होगी, प्रूव दैट द कोफिशिएंट ऑफ मिडल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ 1+x⁻2n is equal to the sum of the coefficient of middle term of the expansion 1+x⁻2n-1। तो पहले देखिए हमारा एक्सपेंशन है 1+x⁻2n।
पहले हम इसकी मिडल टर्म का कोफिशिएंट ढूंढेंगे और प्रूव करेंगे कि ये जो सेकंड एक्सपेंशन है इसकी मिडल टर्म्स के, क्योंकि यहाँ पावर फर्स्ट वाले में इवन है तो इसमें एक ही मिडल टर्म आएगी, और सेकंड वाले में 1 + x⁻2n−1 में पावर ऑड है तो दो मिडल टर्म आएंगे। आपको बताया था जब पावर इवन हो तो एक मिडल टर्म आती है और पावर ऑड हो तो दो मिडल टर्म आती है। तो फर्स्ट वाले एक्सपेंशन में जो एक मिडल टर्म आएगी उसका कोफिशिएंट और सेकंड एक्सपेंशन में जो दो मिडल टर्म आएगी उनके कोफिशिएंट का सम हमें प्रूव करना है सेम होगा। तो इसके लिए पहले तो ये डिसाइड करते हैं कि इसमें मिडल टर्म कौन सी होगी। उसके लिए देखिए हमने दो रूल किए थे। अगर हमारे पास x + y⁻n की बात करें तो n की जगह चलो मैं m लिख लेता हूँ क्योंकि यहाँ पे 2n मैंने पहले लिख रखा है। तो इसके अंदर हमारे पास रूल था दो। पहला रूल था अगर हमारा m इवन है तो उस केस में मिडल टर्म एक होगी, मिडल टर्म एक होगी और उसको फाइंड आउट करने का फार्मूला है Tm+2/2। ये मिडल टर्म का नंबर होगा m+2/2। इसी तरह से अगर हमारा m था ऑड, यदि m ऑड हो उस केस में यहाँ पे दो मिडल टर्म मिलती हैं और वो मिडल टर्म का नंबर जो है मिडल टर्म वो होगी t, एक तो m+1/3, ये m+1/2 सॉरी, ये मिडल टर्म का एक नंबर है, और जो नेक्स्ट मिडल टर्म होगी वो होगी Tm+3/2। तो इसी तरह से अगर इस वाले केस में बात करें, पहले तो इसकी जर्नल टर्म लिख लूं मैं Tr+1, तो वो Tr+1 होनी चाहिए 2NCr। अगर मैं इसमें मिडल टर्म की बात करूं, मिडल टर्म तो इस रूल के अकॉर्डिंग होनी चाहिए +2 दैट इज Tn+1 ही हमारी मिडल टर्म होगी। Tn+1 ये मिडल टर्म है हमारी। तो अगर ये Tr+1 का फार्मूला है और हमें Tn+1 ढूंढना है तो कुछ नहीं है, सिंपल r की जगह पर n रख दें तो 2NCn x⁻n ये इसकी मिडल टर्म मिलेगी। और अगर हम कोफिशिएंट की बात करें, इसको चलिए नेक्स्ट पेज पे लिख लेंगे। अगर हम कोफिशिएंट की बात करें इसमें, कोफिशिएंट ऑफ मिडल टर्म किसमें 1 + x⁻2n, इसकी जो मिडल टर्म थी इसके अंदर हमारे मिडल टर्म के अगर हम सिर्फ कोफिशिएंट की बात कर रहे हैं तो कोफिशिएंट में वेरिएबल नहीं होगा, ये हमारा जो 2NCn है ये कोफिशिएंट माना जाएगा इस टर्म में। तो 2NCn ये हमारा कोफिशिएंट है मिडल टर्म का इस फर्स्ट वाले एक्सपेंशन में। अब चलिए इसी तरह से सेकंड एक्सपेंशन की बात कर लेते हैं। सेकंड एक्सपेंशन है हमारा 1 + x⁻2n−1, ठीक है। अगर मैं इसकी जर्नल टर्म लिखना चाहूँ Tr+1 तो होगी 2n−1 Cr, 1 की तो पावर समथिंग जो भी आएगी वो 1 ही हो जाएगा x⁻r, ये इसकी जर्नल टर्म लिख दी मैंने। अब अगर मैं इसकी मिडल टर्म की बात करूं, मिडल इसमें टर्म एक नहीं दो होंगे इसलिए मिडल टर्म्स लिखा है, ठीक है। मिडल टर्म्स एक तो होगी t, देखो यहाँ पर m की जगह पर 2n−1 है तो पहले तो इसमें 1 ऐड किया जाता है फिर बाई 2 दैट इज Tn मिलेगा, और दूसरा मिडल टर्म इसमें होगी t 2n−1, इसमें +3 किया जाता है बाई 2 दैट इज Tn+1 आ रहा है। तो ये इसकी दो मिडल टर्म है। अगर इसकी मिडल टर्म को अगर आपको ये ढूंढना है तो देखिए Tn कैसे मिलेगा, ये Tr+1 का फार्मूला और हम Tn ढूंढना चाहते हैं तो इसके लिए सिंपल है। आप सोचो यहाँ पे r+1 की जगह पे आपको n लाना है, तो r+1 की जगह पर n लाना है तो आपको r की जगह पे रखना पड़ेगा n-1। अगर हम यहाँ पे r की जगह पे n-1 रख देंगे तो ये बन जाएगा हमारा Tr−1+1 दैट इज t सॉरी r, ये जो हमारे पास Tr+1 है उसमें अगर r की जगह पे n-1 रख दूंगा मैं तो वो Tn में कन्वर्ट हो जाएगा। देखो 1 से 1 कैंसिल हो गया
तो इसका मतलब टी एन ढूंढने के लिए आपको इस एक्सपेंशन में आर की जगह पर एन माइनस वन रखना है। तो ये मिलेगा 2n-1 सी n-1 और x की पावर n-1। इसी तरह से सेकंड वाले में तो कुछ नहीं करना है, टी आर प्लस वन से टी एन प्लस वन बनाना है, मतलब आर की वैल्यू इसमें तो सीधा सीधा एन रख देनी है। तो वो हमें मिलेगी 2n-1 सी एन और x पावर n। ये हमारी दो मिडल टर्म आ गई सेकंड एक्सपेंशन की। अब हमें चाहिए इसमें सम ऑफ द कोफिशिएंट्स, सम ऑफ कोफिशिएंट्स ऑफ मिडल टर्म्स। ये जो दो मिडल टर्म्स हमारे पास आई हैं, इनके जो कोफिशिएंट्स हैं हमें इनका सम चाहिए। दैट इज ये वाली टर्म का कोफिशिएंट 2n-1 सी n-1 और ये इन दोनों का सम होगा हमारा 2n-1 सी n-1 और प्लस 2n-1 सी n। हमें प्रूव क्या करना था कि ये जो सेकंड वाला एक्सपेंशन था इसकी जो दो मिडल टर्म होगी उनके कोफिशिएंट का सम, दैट इज ये वाली वैल्यू किसके इक्वल होनी चाहिए। ये हमारे पास जो फर्स्ट वाला एक्सप्रेशन था इसकी मिडल टर्म का जो कोफिशिएंट है 2n-c-n इसके इक्वल सॉरी, मतलब हमें ये प्रूव करना था कि 2n-1 c-n-1 और 2n-1 c-n किसके इक्वल होना चाहिए, 2n-c-n के इक्वल। ये जो सेकंड वाले एक्सपेंशन में दो मिडल टर्म थे उनके कोफिशिएंट का सम है। ये फर्स्ट वाला जो एक्सपेंशन था ये उसकी मिडल टर्म का कोफिशिएंट था और हमें इन दोनों को इक्वल प्रूव करना था। और देखिए ये पहले से ही प्रूव हो गया है, अगर इसमें कुछ नहीं करना, बाय यूज पास्कल रूल आप बोल सकते हो कि ये दोनों इक्वल होंगे। पास्कल रूल आपको बताया था एनसीआर प्लस एनसीआर माइनस वन हो। अगर दो बाइनोमियल कोफिशिएंट का सम है जिसमें ये जो वैल्यू है ऊपर ये सेम है और नीचे जो है हमारे पास r और r-1 इन दोनों में 1 का डिफरेंस है, तो इसका सम का फार्मूला था n+1 सी आर। दोनों में जो ऊपर सेम वैल्यू n उसमें 1 ऐड कर देते हैं और इन दोनों में से r और r-1 में से जो बड़ी वैल्यू है वो r होती है उसे यहाँ लिख लेते हैं। तो देखो यही यहाँ पे किया गया, वो इन दोनों का अगर सम करें तो ये दोनों सेम है वैल्यूज। तो देखो यहाँ पर इसमें 1 ऐड कर दिया गया है। और इसी तरह से इन दोनों में समझो ये r है हमारा n, ये r है और ये है r-1 एक तरह से, इसे r समझो और ये आपका r-1 है। तो यहाँ पे देखिए r यानी n हमने लिख दिया है। तो ये सीधा सीधा भी आप इसको कह सकते हो कि इट इज ट्रू बाय पास्कल रूल। और फिर भी अगर आपको प्रूव करना हो तो प्रूव करने के लिए आपको ये जो 2n-1 c-n-1 और प्लस 2n-1 c-n इसको अगर प्रूव करना है इसके इक्वल है पूरा सीधा, आप इसको इस तरह से नहीं लिखना चाहते तो भी कोई मुश्किल काम नहीं है, इसे खोल दीजिए तो ये 2n-1 फैक्टोरियल अपॉन n-1 फैक्टोरियल और फिर इन दोनों का जो डिफरेंस है वो n फैक्टोरियल आएगा, यहाँ लिख देता हूँ। इसी तरह से यहाँ पर भी 2n-1 फैक्टोरियल और n फैक्टोरियल और फिर इन दोनों का जो डिफरेंस है वो n-1 फैक्टोरियल ये आएगा। ठीक है, तो इन दोनों को अगर हम देखें 2n-c-n और इसका अगर हम यहाँ पे सम करना चाहें तो यही हमारा 2 टाइम्स आ जाएगा किसके, वही सेम 2n-1। या आप इसको सीधा भी बोल सकते हो कि यार ये दोनों वैल्यू सेम है, इसको इस तरह से खोल के लिखने की बजाय थोड़ा जल्दी भी निपटा सकते हो। आपकी प्रॉपर्टी एनसीआर इज इक्वल टू NC-n-r के अकॉर्डिंग, ये देखो ये NCR समझो तो और ये NC-n-r है, तो ये दोनों वैल्यू सेम है। दोनों वैल्यू सेम है तो इसको 2 टाइम्स 2n-1 c-n इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 टाइम्स। अब देखिए ये 2 टाइम्स है जो हमारे पास, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं 2n-1 फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल एंड n-1 फैक्टोरियल। अब अगर इसमें मैं यहाँ पे ये देखो इसको तो एज इट इज लिखा n से डिवाइड और n से मल्टीप्लाई कर दूं, ये n से मैंने यहाँ ऊपर मल्टीप्लाई किया और ये n से यहाँ डिवाइड किया। इससे फायदा ये हो गया कि ऊपर 2n इंटू 2n-1 फैक्टोरियल ऐसे लिख सकते हो 2n फैक्टोरियल
और नीचे देखो ये n फैक्टोरियल था और इसे भी इकट्ठा करके लिख सकते हो n फैक्टोरियल, तो ये बन जाएगा 2n तो इस तरह से भी कर सकते हो, वैसे जरूरत नहीं थी, सीधा पास्कल रूल से भी इसको लिखा जा सकता था। तो इस तरह से हम इस टाइप के एग्जाम्पल को कर सकते हैं।